पहले क्या होता था कि टाइम पे शादी हो जाती थी, टाइम पे बच्चे हो जाते थे। अब विमेन आर डिलेइंग देयर चाइल्ड बियरिंग अ लॉट। देखो, पढ़ाई लिखाई और जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक विमेन की लाइफ में, एंड आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली एनकरेज ऑल विमेन टू स्टडी एंड बी इंडिपेंडेंट। पर जो एज रहती है बच्चा पैदा करने की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पॉइंट। इनफर्टिलिटी के बारे में इतना टैबू क्यों है? क्या ये एक बीमारी है या इसका इलाज नहीं हो सकता है? WHO ने इसे एक डिसीज़ माना गया है, इसको डिफ़ाइन करा गया है, और डिसीज़ है तो फिर ट्रीटमेंट भी हैं इसके। Hello everyone. Today we are going to talk about a very important topic which is infertility, जिसके बारे में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, अवेयरनेस भी कम है और लोग इवन बात करने में भी हिचकिचाते हैं इस टॉपिक के बारे में। We have with us Dr. Nikita Rawal, who is a well-known infertility specialist and is known for her ethical practice and scientific approach towards her patients. सो मैम, प्लीज़ आप आज हमें बताइए कि ये इनफर्टिलिटी को हम सिंपल शब्दों में कैसे लोगों को पहुंचा सकते हैं कि ये इनफर्टिलिटी क्या है? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अरिशा फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस पॉडकास्ट। और जैसा आपने कहा, इनफर्टिलिटी को लेके बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, है ना। सो इनफर्टिलिटी, आई विल से रादर आई विल यूज़ द टर्म सबफर्टिलिटी। तो जब एक कपल ट्राई करता है प्रेगनेंसी के लिए, हैविंग रेगुलर रिलेशनशिप ऑलमोस्ट अ ईयर, और फिर भी प्रेग्नेंट नहीं होता है, तो हम उन्हें बोलते हैं सब फर्टाइल कपल, है ना। मे बी दे हैव पोटेंशियल टू गेट प्रेग्नेंट, बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो दैट इज़ कॉल्ड एज इनफर्टिलिटी और सब फर्टिलिटी। तो मैम, इसके बारे में इतना टैबू क्यों है? क्या ये एक बीमारी है या इसका इलाज नहीं हो सकता है? हाँ, देखो, बहुत स्पेशली इंडियन कम्युनिटी में, इंडियन कल्चर में बच्चा होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, और बहुत से सोसाइटीज़ में औरतों का वजूद ही बच्चे होने से रहता है। अगर बच्चा नहीं हो तो उनकी घर में कद्र नहीं होती, उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, और ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। इसलिए बहुत सी बार जिन लेडीज़ को बच्चा नहीं होता था, उनके लिए ऐसे वर्ड्स, बांझ है, ये हैं, उनको थोड़ा आउटकास्ट कर दिया जाता था, इसलिए ये टैबू बनता गया। पर अब टाइम चेंज हो गया है, अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है, और कि ये जो चीज़ है, ये इसके कारण हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए और प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो जो लेडीज़ सालों से प्रेग्नेंट नहीं हो पाती थी पहले, वो अब सिंपल ट्रीटमेंट से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इनफर्टिलिटी इट्स नॉट ए टैबू। इवन WHO ने इसे एक डिसीज़ माना गया है, इसको डिफ़ाइन करा गया है, और डिसीज़ है तो फिर ट्रीटमेंट भी हैं इसके। सो इट इज़ नो मोर अ टैबू, इट इज़ अ नॉन मेडिकल डिसऑर्डर with treatments, and they are quite successful treatments. सो मैम, एज वी नो कि प्रेगनेंसी के लिए या कंसेप्शन के लिए मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर दोनों का हेल्दी होना ज़रूरी है। Yes. तो क्या हम बोलेंगे कि दोनों ही एक रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के लिए? जो प्रेगनेंसी होती है, ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट होने के लिए स्पर्म्स भी ज़रूरी रहते हैं, एग्स भी ज़रूरी रहते हैं। पहले क्या होता था कि विमेन का ही इन्वेस्टिगेशंस होते थे, सालों साल ट्रीटमेंट चलते थे, और मेन का कोई भी टेस्ट नहीं होता था। बट नाउ द स्टडीज़ हैव शोन दैट बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। 40% कॉजेज़ अगर मेल में हैं, 40% फीमेल में, समटाइम्स दोनों में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो इट्स नॉट जस्ट फीमेल, इट्स मेन एज वेल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम। मैम, टुडे वील डिस्कस अबाउट फीमेल पार्टनर। सो क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं एक फीमेल में कि वो कंसीव नहीं कर पा रही है? ओके, सो रीज़न समझने के पहले अपन थोड़ा सा समझेंगे कि विमेन की बॉडी कैसे फंक्शन करती है ना। एक होता है यूट्रस, बच्चादानी, जिसमें बच्चा ठहरता है 9 महीने। उससे अटैच रहती है फैलोपियन ट्यूब्स, जो नलियाँ रहती हैं बहुत बारीक सी, जिसमें अंडा और शुक्राणु मिलते हैं, और रहती ओवरीज, अंडाशय, जिसमें एग्स रहते हैं। तो जब एक छोटी बच्ची पैदा होती है, उसकी ओवरीज में फिक्स नंबर ऑफ एग्स रहते हैं, जो बाय बर्थ रहते हैं। सपोज 2 मिलियन एग्स बाय बर्थ हैं, और वो सारे एग्स उसकी ओवरीज में डोरमेंट रहते हैं, जैसे सोए रहते हैं। फिर जब प्यूबर्टी हिट होती है 13-14 में,
तो वो एग्स और ग्रो होना चालू होते हैं। और हर महीने विमेन की बॉडी में, उसकी ओवरीज में एक ग्रुप ऑफ एग्स आता है, फॉलिकल, जो ग्रो होना चालू होता है और मिड साइकिल में आके वो रिलीज़ होता है। और जब वो रिलीज़ होता है फिर वो ट्यूब्स में आता है। एग का लाइफ अराउंड 12 to 24 आवर्स रहता है, इसलिए टाइमिंग ऑफ रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट। और अगर उस समय रिलेशनशिप हुआ हो हस्बैंड वाइफ का, तो जो स्पर्म रहते हैं जो विमेन की बॉडी में आते हैं वो तैर के जाते हैं और ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में एग्स और स्पर्म मिलते हैं, जिसे बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो एम्ब्रियो बनता है और फिर वो एम्ब्रियो आके यूट्रस में चिपकता है और फिर वो डेवलप होके एक बेबी का फॉर्म लेता है। तो ये पूरा फंक्शनिंग एक विमेन की बॉडी में चलता है और ये सारा रहता है हार्मोनल कंट्रोल में। आप सुनते होंगे ओवरीज में ऐसे हार्मोन्स बनते हैं लाइक ईस्ट्रोजन, और ये जो पूरी साइकिल रहती है वो कंट्रोल करता है अपना मास्टर ग्लैंड, जिसको पिट्यूटरी कहा जाता है, जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं, FSH, LH, जो ये जो पूरी साइकिल है उसको रेगुलेट करते हैं। और दूसरे भी हार्मोन्स रहते हैं लाइक थायराइड, ग्रोथ हार्मोन, उनका भी रोल रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में। तो आपने ये मैकेनिज्म समझा कि कितना डेलिकेट रहता है और कितना प्रिसाइज, और टाइमिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इस मैकेनिज्म में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है then it will cause problem getting pregnant. सो मैम, एज यू टोल्ड कि ओवरीज काफ़ी इम्पोर्टेंट होती हैं, yes. तो कैन यू टेल अस कि क्या फंक्शन है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं Yes. ओवरीज में स्पेसिफिकली, Yes. जिसकी वजह So से? ovary, I think, are the most important organ in a women's body as far as reproduction is concerned. तो ओवरीज में मैंने जैसे कहा है कि जन्म से अंडे रहते हैं और वो अंडे कम होते जाते हैं। बेस्ट एग्स आर बिटवीन से 18 to 25। जब लड़कियां ट्राई करती है प्रेग्नेंट होने के लिए और बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है, 30 तक आते आते एग थोड़े कम हो जाते हैं, 35 तक और कम, 37 से ये डिक्लाइन बहुत स्टीप होता है, 40 तक आते आते बहुत कम एग्स रह जाते हैं, अराउंड 45-50 के बीच में सब एग्स ख़त्म हो जाते हैं। सो एग्स का नंबर भी कम होता है एंड क्वालिटी ऑफ एग ऑल्सो डिक्लाइन विथ एज। सो ये जो प्रोसेस डिक्लाइन की होती है, अगर ये समय से पहले होने लग जाए तो उसे बोला जाता है प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर, है ना, जो चेंजेस 40 में होना चाहिए बॉडी में वो 30 में ही दिखने लग जाते हैं। तो और इनफैक्ट आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, बहुत से यंग कपल्स आते हैं हमारे पास कि हमें सिर्फ चेक कराना है हमारा फंक्शनिंग ठीक है कि नहीं, क्योंकि हम 2-4 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं। एंड टू माई सरप्राइज आई सी लॉट ऑफ यंग वेमेन जिनका एग काउंट बहुत कम हो रहा है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नंबर ऑफ एग्स and the quality of eggs, which can decline sometime before time, what we call as premature ovarian failure. ये एक रीज़न हुआ। फिर दूसरा आपने काफ़ी कॉमनली सुना होगा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। आजकल हर व्यक्ति को पता है PCOD क्या है, पर PCOD को लेके भी बहुत क्लियरिटी नहीं है ना। बहुत सी गर्ल्स आती मुझे PCOD है, अल्ट्रासाउंड में PCOD आया, बट बहुत सी बार डायग्नोसिस गलत रहता है ना। बट PCOD अगर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या रहता है, ओवरीज में फॉलिकल्स रहते हैं, एग्स रहते हैं, बट वो टाइम पे आके रप्चर नहीं होते, तो एग रिलीज़ नहीं हो पाता है ओवरी में, एंड देयर आर हार्मोनल इम्बैलेंसेस विद दैट। सो दैट इज़ अनदर मेजर ओवेरियन प्रॉब्लम। दूसरी भी कंडीशन हो सकती है, जैसे किसी को सर्टन टाइप ऑफ ओवेरियन सिस्ट होते हैं, हेमरेजिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमा, जिससे कि ओवरी का फंक्शन अफेक्ट होता है, या किसी ने कोई बहुत लंबे समय तक दवाइयाँ ली हुई है लाइक स्टेरॉइड, जिन्होंने ओवरीज को सप्रेस कर दिया हो। एक और चीज़ मैं देखती हूँ, बहुत सौ की सर्जरी हुई रहती है ओवरीज पे, सिंपल सिस्ट की सर्जरी हो गई, कुछ हुआ जिसमें उनका ओवरी का टिश्यू निकाला जाता है, और छोटे से भी ओवरी का अगर अपन पार्ट डैमेज होता है या उस पर ऑपरेट होता है तो हज़ारों एग्स नष्ट होते हैं। सो मैं सबको यही बोलती हूँ कि ओवेरियन सर्जरी तभी करानी चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो, और एक स्पेशलिस्ट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन पर्सन से करानी चाहिए हु नोज़ about ovaries, or a very experienced female gynecologic laparoscopic surgeon. So unnecessary ovarian surgeries नहीं होनी चाहिए. So these are the main causes where ovary can be affected. Okay, thank you ma'am.
And also now as we read कि fallopian tubes as you Yes. told which are Yeah. very delicate organ लेकिन Definitely. very important organ. Yes. तो what all causes can be हाँ, there? फेलोपियन ट्यूब बहुत छोटी सी रहती है जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं. दे आर वेरी फाइन ट्यूब्स, वेरी सॉफ्ट ट्यूब्स, और उनके एंड में ऐसे फिम्ब्रिया लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं विच हेल्प्स टू पुश द एग इनसाइड द ट्यूब. सो फेलोपियन ट्यूब अगर उसमें कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है तो वो अफेक्ट हो जाती है. बहुत सी बार ब्लॉक हो जाती है या उनमें पानी या पस भर जाता है. कॉमन इन्फेक्शन है लाइक क्लमाइडिया इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ भी इन्फेक्शन होते हैं तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है या अफेक्टेड हो जाती है. तो या तो प्रेगनेंसी नहीं होती है या कभी कभी प्रेगनेंसी होती है तो वो ट्यूब में ही अटक के रह जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो ये हो सकती है तो प्रॉब्लम्स. मैम क्या हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन है या कुछ भी चीज़ है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ट्यूब्स का स्ट्रक्चर या फंक्शनिंग ठीक है या नहीं? हाँ, देखो कॉमन टेस्ट होती है, एक्सरे में होती है जिसको बोला जाता है हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राम. उससे नीचे से डाई पुश करते हैं और ट्यूब्स में देखते हैं कि डाई निकलता है. दैट इज़ अ एक्सरे प्रोसीजर. और दूसरा होता है लैप्रोस्कोपी, जो सर्जरी है जिससे भी पता लगा जा सकता है. बट दैट वी विल कवर मोर इन आवर फॉलोइंग पॉडकास्ट. एंड नाउ वील कम टू द मेन थिंग, यूट्रस. यस. यूट्रस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हाँ. जिसकी वजह से कंसेप्शन इज एन इशू? यस. सो यूट्रस जो रहता है उसमें 9 मंथ्स बेबी पलता है. सो ऑफ कोर्स यूट्रस की हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है. कभी कभी जन्म से ही यूट्रस का शेप एबनॉर्मल रहता है ना. या तो उसका एक भाग बना रहता है या वो 2 भागों में डिवाइडेड रहता है, जैसे यूनिकॉर्नेट यूट्रस, बाइकॉर्नेट यूट्रस. कभी कभी उसका जो पूरा बॉडी रहता है उसके बीच में एक सेप्टम झिल्ली रहती है जो उसको दोनों भागों को छोटा कर देती है, जो बोलते हैं सेप्टेड यूट्रस या सेप्टेड यूट्रस. तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें गर्भ धारण मुश्किल हो सकता है. तो ये होती है कंजेनाइटल एनोमली ऑफ यूट्रस. दूसरा होता है, आपने जो बहुत कॉमनली सुना होगा, फाइब्रॉइड्स, है ना. सिंपल गांठें रहती हैं. हर तरह के फाइब्रॉइड्स इनफर्टिलिटी कॉज नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल. पर अगर फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर हो या कैविटी के मसल में हो, बहुत बड़ा फाइब्रॉइड जो कैविटी पे प्रेशर डाल रहा हो, तो वो फाइब्रॉइड भी प्रॉब्लम कर सकते हैं प्रेग्नेंट होने में. उसके बाद जैसे फेलोपियन ट्यूब का मैंने बताया, इन्फेक्शंस, है ना. इन्फेक्शंस आर क्वाइट कॉमन एंड वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. और इन्फेक्शन में कॉमन है ट्यूबरक्लोसिस. जैसे आपने सुना होगा चेस्ट का ट्यूबरक्लोसिस होता है, वैसे ही पेट का भी और बच्चादानी का भी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है. इससे क्या होता है, जो बच्चादानी के अंदर की परतें हैं वो ख़राब हो जाती है, तो फिर गर्भ नहीं ठहर पाता है. या फिर दूसरे भी जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ कॉज करते हैं, वो ट्यूब्स, ओवरीज एंड यूट्रस सबको ख़राब कर सकते हैं, है ना. तो ये है. या फिर कोई प्रीवियस सर्जरीज हुई हैं यूट्रस पे, सर्विक्स पे, सो दे कैन ऑल कॉज प्रॉब्लम विथ प्रेगनेंसी. और मैम हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ये बोल के कि हमारे अंदर हमें बताया गया कि हमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, या उनके जो साथ में आते हैं वो बोलते हैं Yes. कि इनमें हार्मोनल इम्बैलेंस है, Yes. इसकी वजह से इनके पीरियड्स नहीं आते या ये कंसीव नहीं कर हाँ. पा रही. तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ हार्मोन्स इन दिस? हार्मोन्स सबसे इम्पॉर्टेंट रहते हैं रिप्रोडक्टिव फंक्शन में. लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया है और जागरूकता भी बढ़ गई है. बहुत से आते हैं कि हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं. जैसे मैंने कहा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो मास्टर ग्लैंड रहता है, उससे आपके मेन हार्मोन निकलते हैं FSH एंड LH. ये जाके आपके ओवरीज पे सिग्नल देते हैं कि आप एग्स बनाओ, और ओवरीज फिर एग्स बनाना चालू करती है, फिर सेकंड सिग्नल से उसको रिलीज़ करती है. ओवरी से में हार्मोन निकलते हैं ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. ईस्ट्रोजन निकलता है फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जिससे आपकी जो यूट्रस की परत है वो बनती है. और उसके बाद निकलता है प्रोजेस्टेरॉन, जो अगेन यूट्रस पे एक्ट करता है और प्रेगनेंसी ठहरने में मदद करता है. और इनका कोई भी इम्बैलेंस होता है, लाइक अगर FSH LH सिग्नल्स ही नहीं आ रहे हैं तो ओवरीज एग नहीं बनाएगी, या सिग्नल्स आ रहे हैं पर ओवरीज में प्रॉब्लम है
तो ओवरीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट नहीं कर पाएगी, तो इन सब का कोई भी प्रॉब्लम हो दीज फीमेल हार्मोन्स, तो प्रेगनेंसी नहीं होती है। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है थायराइड। आप देखेंगे आजकल थायराइड प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, बहुत सारे लोग टैबलेट्स पे रहते हैं, है ना। सो आइदर अगर उसका लेवल ओवर फंक्शनिंग हो हाइपोथायराइडिज्म, या अंडर फंक्शनिंग हो हाइपोथायराइडिज्म, दोनों में प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो यूजुअली प्रेग्नेंट लेडीज़ में सिक्रीट होता है, जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पर अगर वो हार्मोन हाई हो जाता है, दैट कैन ऑल्सो अफेक्ट प्रॉब्लम्स विद कंसेप्शन। कभी कभी रेयर हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती है, लाइक ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम, या आपके कॉर्टिसोल्स लेवल अफेक्ट होते हैं, जो रेयर एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स रहते हैं, दे कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम विद कंसेप्शन। मैम कोई एक ऐसा टेस्ट जो आप बताना चाहेंगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल Yes. अबाउट रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ अ या फीमेल? है ना, मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट करने में बिलीव नहीं करती हूँ। एक तो आपने ट्यूब्स का जैसे बोला वो, दूसरा एक अच्छा करा हुआ अल्ट्रासाउंड, जिससे ओवरीज और यूट्रस पता के बारे में पता चले। और अगर मेरे से कोई एक सिंगल ब्लड टेस्ट बोले, तो वो मैं कराती हूँ एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। AMH से पता चलता है कि किसी का ओवेरियन रिजर्व क्या है, उसकी अंडा बनाने की क्षमता क्या है। सो दैट इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्लड टेस्ट विच आई routinely advise to my patient who are struggling to get pregnant. ओके मैम, जैसे कि आजकल हम देखते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। लोगों के फूड हैबिट्स, लोगों Yes. के अदर हैबिट्स, सब्सटेंस अब्यूज़, ये सब काफ़ी कॉमनली देखने को मिलता है Yes. इन रूटीन लाइफ। यस यस। तो हाँ वरिशा, आपने ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक टच किया है, क्योंकि इनफर्टिलिटी इज़ ऑन अ राइज, है ना। अब 1 in 6 कपल आर सीकिंग मेडिकल हेल्प टू गेट प्रेग्नेंट, एंड वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर दिस राइज इज लाइफस्टाइल चेंजेस, है ना। पहले क्या होता था कि टाइम पे शादी हो जाती थी, टाइम पे बच्चे हो जाते थे। अब विमेन आर डिलेइंग देयर चाइल्ड बियरिंग अ लॉट। देखो, पढ़ाई लिखाई और जॉब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक विमेन की लाइफ में, एंड आई ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली एनकरेज ऑल विमेन टू स्टडी एंड बी इंडिपेंडेंट। पर जो एज रहती है बच्चा पैदा करने की, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट पॉइंट, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया, एज के साथ साथ एक्स कम होते हैं, तो ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो टिक करती रहती है, एंड इट इज़ टिकिंग फास्ट, एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना। आप एजुकेशन, जॉब्स, you can plan things, but child bearing should be, I think, be given the priority, because age is the most important parameter for fertility. तो एक तो डिले चाइल्ड बियरिंग हो रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है। और फिर लाइफस्टाइल पूरा ही चेंज हो गया है। बहुत से यंग कपल्स आते हैं, बहुत दोनों हाई प्रोफाइल जॉब्स में रहते हैं, टाइमिंग्स अलग रहते हैं, दे डोंट इवन गेट टाइम to have relationship. They don't, when I asked them, they said, we get so tired, we don't want to have relationship, we don't feel like having relationship. तो जो basic human nature रहता है to have sexual relationship, that is gone, because they are too stressed with their jobs, they don't have time, they don't have energy. So one is their busy life schedule, again stress, they are so stressed meeting the deadlines, and stress releases all stress hormone that can interfere with the child. और फिर बाकी तो pollution के बारे में तो they're full of newspapers, air pollution, food pollution, water pollution, all the chemicals going inside your body affects the germ cells, sperms, eggs, everything. Okay. Ma'am, also a very big problem is weight nowadays. Yes. I think if you ask me what is the biggest health hazard or the epidemic these days is obesity. एज के बाद अगर एक अलग इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है प्रेगनेंसी के लिए, तो वो है ओबेसिटी। और अपना जो इंडियन खान पान है ना, वी ईट मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, और अपना जो फिज़िकल एक्टिविटी वो कम होते जा रही है, एंड वी आर सीइंग लॉट ऑफ वुमेन
गेटिंग ओबीज, है ना. पहले अंडर नरिशमेंट लो वेट विमेन ज़्यादा दिखती थी क्लिनिक में, अब ओबीज विमेन ज़्यादा दिखती है. सो आफ्टर एज इफ़ देयर इज़ अ सिंगल डिटर्मिनेंट फॉर फर्टिलिटी, आई थिंक दैट इज़ ओबेसिटी. एंड ओबेसिटी के कारण अगेन एनोवेलेटरी साइकिल होती है, ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होता है और प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है. सो यू कैन नॉट रिवर्स एज, बट यू कैन वर्क ऑन ओबेसिटी एंड ट्राई टू रिड्यूस वेट, एंड दैट विल हेल्प टू गेट प्रेग्नेंट. मैम ऐसी कौन सी एक हैबिट है जो आप बोलोगे वी शुड लाइक क्विट इमीडिएटली, लाइक पीपल शुड क्विट इमीडिएटली? Yeah, I mean, I didn't touch on smoking and drinking, है ना. They are two another important thing which affects the gametes like sperm as well as egg. पहले तो हम जब मैं हिस्ट्री लेती थी सिर्फ मेन से पूछती थी कि क्या आप स्मोकिंग करते हैं, क्या आप ड्रिंकिंग करते हैं. पर आजकल मैंने विमेन से भी पूछना चालू कर दिया. जब मैं यूके में प्रैक्टिस करती थी तब मैं काफ़ी रूटीनली पूछती थी. व्हेन आई रिटर्न टू इंडिया तब मैं स्मोकिंग ड्रिंकिंग के बारे में फ़ीमेल की हिस्ट्री में नहीं पूछती थी. बट ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव सीन लॉट ऑफ गर्ल्स स्मोकिंग and drinking quite heavily as well. So if you ask me what habit to be should be quitted, I will say smoking and definitely drinking. इससे प्रेग्नेंट होने में भी प्रॉब्लम आती है, और स्पेशली अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं और आप अगर रेगुलर ड्रिंक्स अल्कोहल लेते हैं, दैट कैन अफेक्ट योर बेबी एज वेल. सो ऑफ कोर्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड जंक फूड, ईटिंग जंक फूड, है ना. आजकल लोग घर में खाना बनाना भूल गए. दे आर ईटिंग आउटसाइड मोस्ट ऑफ द टाइम. कभी भी मिडनाइट को भी इच्छा हुई तो आप जोमेटो, स्विगी, किसी को भी कॉल कर दो, चाइनीज़ मंगा लो, मोमोज मंगा लो, कुछ भी मंगा लो. कुछ भी टाइम कुछ भी खाते हैं. कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, लॉट ऑफ आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, एंड यू डोंट नो वेयर दैट फूड इज़ कुक्ड, with what thought that food is cooked. And so these things, I think we need to get back to our basic of sleeping on time, cooking healthy food and eating healthy foods. So I think those things, I might be sounding very old and like a grandmother, but that's what I advise to my young couples. So ma'am, अगर also this infertility thing is taking emotional toll over the couple. Yes. तो डू यू सी कि देयर इज़ रिलेशनशिप प्रॉब्लम और रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं कपल में, या कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी, एंड व्हाट दे कैन डू टू सपोर्ट ईच अदर? हाँ, ये भी आपने बहुत सेंसिटिव पॉइंट उठाया. एक बेबी प्लान करने के पहले हस्बैंड वाइफ में हार्मनी होना चाहिए. नॉट जस्ट फिजिकल हार्मनी, इमोशनल एंड मेंटल हार्मनी. बहुत सी बार, और आजकल रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं, है ना. सो बहुत सी बार मैं क्लिनिक में ही देखती हूँ, एंड आई डोंट फील कंफर्टेबल द वे दे टॉक, दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग. और फिर अगर मैं किसी को बोलती हूँ कि सपोज विमेन में प्रॉब्लम है, तो हस्बैंड्स का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, या मैं बोलती हूँ हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो विमेन का एटीट्यूड. सो इट इज़ नॉट कि ये इसमें प्रॉब्लम है या इसमें प्रॉब्लम है. इट इज़ अ कंबाइंड प्रॉब्लम बिकॉज यू आर वर्किंग एज अ यूनिट टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड. तो एक दूसरे का जो ब्लेम गेम चालू हो जाता है, दैट इज़ नॉट गुड, है ना. फिर ट्रैवल्स बहुत बढ़ गए आजकल. तो फर्टाइल टाइम में जब जैसे बहुत सी लेडीज़ ओव्यूलेशन स्टडी आती है कि जिस दिन एग रप्चर हो, नहीं मेरे हस्बैंड तो सिटी में ही नहीं थे, वो तो बाहर चले गए, एंड देन द आर्ग्यूमेंट स्टार्ट्स. तो ये बहुत बड़ा कॉज है. And when they fight, they argue, then they don't of course have interest in making physical relationship. So I think first of all, whenever I see a couple and I feel there is disharmony, I tell them to first sort out their relationship, because getting pregnant is one point and being good parents is another point. तो अगर वो मेरे सामने क्लिनिक में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं तो what kind of parents they will be. So they have to prepare themselves to be good parents. So I think वो आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, because women are independent, men are very independent, and I think they need to find a way to solve their relationship problems. Also ma'am, आजकल हम देखते हैं there is too much on plate, कि
करियर है, सेल्फ केयर है, Yes. मैरिज है, Yeah. चिल्ड्रन है, सो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि एक अप्रोप्रिएट टाइम होना चाहिए वेयर वी शुड स्टार्ट प्लानिंग? यस, देखो जब मैं भी मेडिकल स्टूडेंट थी, एमबीबीएस पास आउट करके निकले, सबसे पहले ये रहता है कि मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मुझे ये ट्रेनिंग लेनी है, फिर मुझे ये फेलोशिप करनी है। तो स्पेशली अराउंड 30 तक तो एजुकेशन ही चलता है, फिर जॉब्स में आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है, देन यू हैव टू सर्च फॉर जॉब्स, मे बी यू हैव टू मूव, इस बीच में मैरिज हो जाती है। बट देन अगेन ऐसा लगता है कि इतना पढ़ाई किया है, भले ही इट्स मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, हस्बैंड को अच्छा जॉब मिल रहा है और मैं भी इक्वली क्वालिफाइड है, सो आई हैव टू गेट अ इक्वल जॉब। और ये ऐसे करते करते अधिकतर एज 35-40 तक हो रही है आजकल। बट आई थिंक एट वन पॉइंट यू हैव टू टेक लाइफ इन टोटो, है ना। प्रायोरिटीज चेंज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, है ना। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन, इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ चाइल्ड बियरिंग। सो राइट टाइम पे आप बेबी प्लान कर लें। We are lucky in Indian circumstances that we have lot of family helps, other help to look after and support us during pregnancy and child bearing, and then jobs of course. So you have to find a balance, and everybody has to work out in these circumstances to find that balance. Okay, thank you so much, ma'am, for such a great insight. Thank you. Also, what will be a take-home message for us? यस, टेक होम मैसेजेस, अगर कोई कपल 1 साल तक ट्राई कर रहा है बेबी के लिए और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो मैं यही बोलूँगी कि एटलीस्ट सी अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गेट बेसिक टेस्ट डन। अगर वो टेस्ट नॉर्मल आती है तो अगेन यू कैन ट्राई फॉर नेचुरल कंसेप्शन। अगर आप 35 इयर्स के हो, 35 एंड अबो हो, या आपको कोई गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, देन यू शुड सीक द फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट सूनर। उसको बहुत लेट मत करिए आप, है ना, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट मौजूद हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप डिले करते रहते हैं तो चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं ट्रीटमेंट से भी। एंड माय मेन एम्फेसिस इज़ ऑन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बिकॉज इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी बढ़ रही है। एंड आई विल से टू ऑल द यंग कपल्स दैट दे शुड एंजॉय ईच अदर्स रिलेशनशिप, दे शुड हैव टाइम, एनर्जी to spend time with each other rather than delaying things and then sorting out medical treatment. So that's what I would like to say to everybody. तो मैम मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको फास्ट आंसर देना है, जिससे हमारी ऑडियंस को इन अ नट शेल एक बार में पता चल जाए कि व्हाट इज द थिंग। Fine, I'll try. सो मैम फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या सिर्फ फीमेल रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए या Not at all. Men are equally responsible for fertility problems. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्ट्रेस कितना अफेक्ट करता है, क्या स्ट्रेस अफेक्ट करता है? यस, स्ट्रेस काफ़ी अफेक्ट करता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो जो स्ट्रेस हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, दैट कैन अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। सो स्ट्रेस इनफैक्ट आजकल बहुत मेजर कॉज हो रहा है फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स के लिए। मैम ओबेसिटी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? ओबेसिटी आजकल बहुत बढ़ रही है, इट इज़ द मॉडर्न एपिडेमिक। और अगर एज के बाद कोई सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी की फर्टिलिटी अफेक्ट करता है, वो है ओबेसिटी। जैसे जैसे विमेन ओबीज होती हैं, उनका ओव्यूलेशन अफेक्ट होता है, उनका एग प्रोडक्शन एंड एग रिलीज़ का जो प्रोसेस होता है वो अफेक्ट होता है। सो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ हैज़र्ड दीज डेज। मैम क्या बैड फूड हैबिट्स वाकई में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करते हैं फर्टाइल स्टेटस को? डेफिनेटली, जैसे पहले फ्रेश हमेशा फ्रेश घर में खाना बनता था, लोग टाइम पे खाते थे, वो अब हटता जा रहा है। स्पेशली हम मेट्रो में देखते हैं, व्हेन हस्बैंड वाइफ बोथ आर बिजी एंड दे आर न्यूक्लियर फैमिलीज, उनको कुकिंग का टाइम नहीं रहता है, सारा फूड बाहर से आता है, वो किस हिसाब से बना है, उसमें कितने प्रिजर्वेटिव हैं, बहुत टाइम तक उसको फ्रोज़न स्टेट में रखा हुआ है, तो और राइट टाइमिंग नहीं है ना। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किस टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर रहते हैं, आप मिडनाइट को खा रहे हो, टाइम से नहीं सो रहे हो, तो फूड
अगेन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, स्पेशली आप देखते हो आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत रोल है, हर तरह की टैबलेट्स आ गई है, इसमें जिंक है, इसमें मैग्नीशियम है। पहले जो प्रॉपर खाना बनाया जाता था, जो स्पाइसेस रहते थे, हर तरह के स्पाइसेस होना, वो सब की वैल्यू रहती थी, सब में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहते थे। सो आई थिंक दैट कल्चर इज़ टोटली गोइंग and there's lot of preservatives and all, and they are all chemicals which affects your organs. Ma'am, what is the importance of age? We say biological clock is ticking. Oh, that is the most important factor affecting somebody's fertility, because as I explained, age के साथ साथ आपका quality and quantity both decline, and we cannot reverse age too. So my message to all the girls is to plan babies at the right time. And ma'am, drinking, smoking and even other substance abuse. Yes, yes. Sadly, it is increasing, and increasing in women as well. That can affect their fertility, and more importantly, when they get pregnant, it can affect their baby. So they should stop it. मैम, ऐसी क्या मेंस्ट्रुअल कंप्लेंट्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ फर्टिलिटी में प्रॉब्लम हो रही है? हाँ, देखिए बहुत सी बार लेडीज़ को पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है कि 3-3 4-4 महीने में पीरियड्स आते हैं। दैट ऑब्वियसली सजेस्ट समथिंग कि आपका ओवुलेशन नहीं हो रहा है, या किसी को बार बार बहुत ही इरेगुलर ब्लीडिंग है, अगेन कि उनका जो रिदम है मेंस्ट्रुएशन का, ओवुलेशन का, वो डिस्टर्ब्ड है, या किसी को बहुत पेनफुल पीरियड होते हैं नीडिंग मेडिकेशंस, दैट कैन सजेस्ट समथिंग लाइक एंडोमेट्रियोसिस, या कपल को इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, दैट मे बी दैट देयर सम स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम और फंक्शनल प्रॉब्लम। तो ऐसा कुछ भी हो तो दे शुड सीक देयर गायनेकोलॉजिस्ट सून। मैम, एक कोई सिंगल इम्पॉर्टेंट ब्लड टेस्ट जो हम करा सकते हैं फर्टिलिटी For me, status के I लिए? always request AMH, anti-Mullerian hormone, which tells me about somebody's ovarian function. Thank you, ma'am. Thank you, Varisha. Thanks a lot, everybody.